वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे अलविदा 2025। न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो गया। नए साल की आमद पर ऑकलैंड और सिडनी जगमगा उठा। ऑकलैंड में नए साल की आमद पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जबकि चीन के शहर ताइवान और मलेशिया में नए साल का आगाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल का काउंट डाउन जारी है। सबसे पहले ऑकलैंड, इसके बाद सिडनी में नए साल को खुशामदीद कहा गया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर रात 12 बजे, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर रात 2 बजे, जबकि लंदन और पेरिस में कल सुबह 4 बजे साले नौ का जश्न होगा। रिवायती काउंटडाउन के साथ बड़ी तादाद में जमा हो गए लोग नए साल के लिए दुआएं मांगने लगे और अपने प्यारों को मुबारकबाद देंगे। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में न्यू आईटी पार्टी पर रिवायती उपरा पेश किया जाएगा। साल 2025 का सूरज गुरूब हो गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साले नौ पर जश्न की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रात 12 बजे गवर्नर हाउस कराची में तारीखी आतिशबाजी हुई। नए साल पर हवाई फायरिंग जश्न नहीं बल्कि जुर्म होगा। साले नौ के मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी क्लिफ्टन और सीव्यू के अतराफ में तैनात हो गई। हवाई फायरिंग, वन विलिंग, हुल्लड़बाजी करने वालों से आहनी हाथों से निमटने की तैयारी। हैवी ट्रैफिक को आज की रात 2 बजे के बाद सड़कों पर आने की इजाजत होगी। और अब आपको बताएं कि आज इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने न्यू ईयर नाइट के मौके पर शहर में सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजामात की तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के 3,500 एहलकार और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 350 अफसरान तैनात होंगे। शहर में खुसूसी सिक्योरिटी दस्ते और क्विक रिस्पांस फोर्स भी तैनात की गई ताकि हुल्लड़बाजी, वन विलिंग और स्केटिंग और हरासमेंट के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन यकीनी बनाया जा सके। आईजी ने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वालिदैन से भी दरख्वास्त करते हुए कहा कि अपने बच्चों को गैर कानूनी इक़दाम से रोके। शहरियों से अपील की कि खुशियां मनाएं लेकिन कानून के दायरे में रहकर मौज़िब शहरी होने का सबूत दें। साले नौ के मौके पर साउथ जोन पुलिस की जानिब से साहिल समंदर जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात हो गई। हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसएसपी साउथ के साथ जो क्लिफ्टन पे मुकाम पे मौजूद हैं और इस वक्त सीव्यू के जो इंतजामात हैं सीव्यू पे साले नौ के मौके पर कराची पुलिस डिस्ट्रिक्ट साउथ की जानिब से क्या इंतजाम किए गए इनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा, साले नौ के मौके पर कराची साउथ जोन पुलिस ने क्या इंतजाम किए गए शहरियों के? जी, नए साल की जो है वो खुशी में लोग, जैसा कि आपको पता है कि सीवीयू का रुख करते हैं, तो आज हमने न्यू ईयर नाइट के हवाले से सिक्योरिटी ऑर्डर जारी किया है और उस स्पेशल सिक्योरिटी ऑर्डर में तकरीबन 2438 लोगों को हमने डिप्लॉय किया है जो डिफरेंट पॉइंट्स पर होंगे। और उसके साथ साथ जो हमने पिकटिंग की है पूरे जो है अब्दुल सत्तार ईदी रोड पे, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर यू टर्न्स थे वो हमने बंद किए हैं ताकि ट्रैफिक का फ्लो मेंटेन रह सके। उसके साथ साथ पैरेलल जो है मैसेज कन्वे करवाया है कि जी जो भी अगर एरियल फाइल में मुब्तला हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मस्जिदों में ऐलान करवाए हैं हमने, जो है वो बैनर्स लगवाए, अवेज़ा करवाएं, सोशल मीडिया के पेजेस पर जो है हमने मैसेजेस कन्वे करवाएं। उसके साथ साथ जो ऐसे आउटडोर होटल है जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे पीछे, तो इस तरह के जितने भी ओपन स्पेसेस प्लेसेस हैं उनको भी हमने कहा है कि वो 10 बजे तक जो है अपनी ओपन डोर आउटडोर एक्टिविटी जो है उसको बंद करें। अगर उन्होंने कोई भी अगर इस तरह का है तो वो इंडोर रहें और इंडोर जो है रेस्टोरेंट चलाएं, लेकिन आउटडोर जो है एक्टिविटी ना करें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी अंधी गोली आकर उनको ना लगे और किसी भी जो है ना शहरी को नुकसान ना पहुंचे। जी बिल्कुल, हमारे साथ एसएसपी साउथ महफूज अली साहब मौजूद थे। इनका ये कहना था कि साल नौ के मौके पर कराची पुलिस साउथ जोन की जानिब से जो इंतजाम है सिक्योरिटी के वो मुकम्मल कर लिए गए। जी और कराची में नए साल के मौके पर 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और इस दौरान असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग, पटाखों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी भी ममनू है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, शहरी और ड्यूटी पर मामूर एहलकार इस पाबंदी से मुस्तस्ना है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सीवी और दीगर इलाकों में नए साल पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। कमिश्नर कराची ने शहरियों से कानून की पाबंदी की अपील की है।
पाकिस्तान रेंजर्स ने साल नौ की तकरीबात के मौके पर कराची समेत अंदरूनी सिंध सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए। अहम शाहराहों पर रेंजर्स के मोबाइल और मोटरसाइकिल स्क्वाड तैनात किए गए हैं, जबकि हसास मुकामात पर स्नैप चेकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल गश्त में मजीद इजाफा कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक रेंजर्स की भारी नफरी कराची और अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त और हिफाजती ड्यूटी पर मामूर रहेगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों और बैनुल सूबाई चेक पोस्टों पर मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक का अमल भी जारी रखा जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक साल नौ के मौके पर हवाई फायरिंग और असलहे की किसी भी किस्म की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि हुकूमत का महंगाई के सताए अवाम को नए साल का तोहफा उगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिसका परवाना भी जारी कर दिया गया है। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 10 रुपये 68 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 219 रुपये 67 पैसे हो गई, जबकि दिसंबर में एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 209 रुपये मुकर्रर थी। कीमतों में इजाफे के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 126 रुपये 9 पैसे इजाफा हो गया। उगरा के मुताबिक नई कीमतों के तलाक आज रात 12 बजे से होगा। जनवरी के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2592 रुपये 19 पैसे मुकर्रर कर दी गई, जबकि दिसंबर में घरेलू सिलेंडर की कीमत 2466 रुपये 10 पैसे मुकर्रर थी। कराची में नए साल की आमद के साथ ही शहर भर की बेकरी और मिठाई की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया है। न्यू ईयर की खुशियों को मीठे अंदाज में खुश आमदीद कहने के लिए केक और मिठाइयों की खरीदारी में नुमाया इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात ज़िशान मलिक की इस रिपोर्ट में। नए साल का जश्न हो या कोई त्योहार, कराची वाले खूब जम के मनाते हैं। नए साल को खुश आमदीद और मेहमानों के इस्तकबाल के लिए चॉकलेट, कपकेक्स और रिवायती मिठाइयाँ खरीदने वालों का रश है। दिलकश अंदाज में सजाया गया है और मुख्तलिफ डिजाइन्स के केक्स खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने। दुकानों में दिलकश अंदाज में सजे केक्स खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। शहरी अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ नए साल की खुशियां मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। मिठाइयाँ बांटें हम एक दूसरे को, और नए साल की एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा हो, ताकि हम एक दूसरे के लिए खुशियाँ एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करें। और हमारी भी यही कोशिश होगी कि एक दूसरे को और प्यार मोहब्बत से रखें। नए साल की खुशी में ये है कि खुशियाँ बांटें, मिठाइयाँ बांटें और अपने लोगों को मोहब्बत बांटें, ताकि और दुआ करें पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली आए पाकिस्तान में। दुकानदारों का कहना है कि नए साल के मौके पर फरोख्त मामूल के दिनों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा हो जाती है। हमारे पास नए साल में लोग आ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, केक वगैरह ज़्यादा सेल हो रहे हैं और मिठाइयों के लिए बहुत आ रहे हैं, बाहर से भी बंदे आते हैं बहुत, और बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑर्डर है कि मिठाई से ज़्यादा अभी जो नए साल की खुशी में केक चल रहे हैं, क्योंकि डिमांड हमारी बहुत अभाव आई हुई है, तो इस हवाले से केक माशाल्लाह बहुत रनिंग चल रही है सर। ऑर्डर तो मेरे पास ये हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से 30 से 35 ऑर्डर हैं, सारे अबव के बड़े ऑर्डर केक हैं सर, क्योंकि कोई अपने जो रिश्तेदारों को गिफ्ट दे रहा है, कोई नए साल की खुशी में किसी अपने दोस्तों को गिफ्ट दे रहा है, इस वजह से ऑर्डर बहुत है। शहरियों का कहना है कि केक और मिठाइयों की खरीदारी नए साल की रवायात का हिस्सा है, जबकि इस मौके पर सबकी यही दुआ है कि नया साल मुल्क में अमन, खुशहाली और तरक्की लेकर आए। न्यू ईयर पर केक और मिठाइयों की खरीदारी में नुमाया इजाफा, नए साल को मीठे अंदाज में खुशामदीद कहने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी, जबकि बेकरियों और स्वीट शॉप्स पर खुसूसी केक्स की तैयारी जारी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एमटेक लगवाने का आखिरी रोज़ है और शहरियों के रश को मद्देनजर रखते हुए इस डेड लाइन में 15 रोज़ की मजीद तोसी कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मिर्ज़ा से। जी मोहम्मद अली मिर्ज़ा, बताइएगा 15 रोज़ की तोसी कर दी गई? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एम टैग करवाने की डेड लाइन का आज आखिरी रोज है। ताहम एम टैग सेंटर्स पर शहरियों के गैर मामूली रश और बढ़ती हुई दरखास्तों के बाइस वजीर दाखिला की हिदायत पर डेड लाइन में 15 रोज की तोसी का फैसला किया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक शहरियों की सहूलत फराहम करने के लिए ये फैसला किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी गाड़ियों पर एम टैग लगवा सकें।
ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے شہریوں سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ وہ 15 جنوری تک ہر صورت اپنی گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگوائیں، کیونکہ اس تاریخ کے بعد ایم ٹیگ کے بغیر گاڑیوں کی وفاقی دارالحکومت میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مختلف مقامات پر چیکنگ کا عمل بھی شروع کیا جائے گا، جبکہ شہریوں کے رش اور ضرورت کے پیش نظر ایم ٹیگ سینٹرز کی تعداد میں مزید اضافہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ضلع انتظامیہ نے مزید شہریوں کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ کسی بھی قانونی کارروائی یا مشکل سے بچنے کے لیے اپنی گاڑیوں پر ایم ٹیگ لازمی لگوائیں۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ سال 2025 میں وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے سفارتی محاذ پر کارکردگی اور اہم کامیابیاں کیا رہیں، جانتے ہیں اسلام آباد سے شہزاد حسن مرزا کی اس رپورٹ میں۔ سال 2025 میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو فعال انداز میں آگے بڑھایا۔ مارچ میں سعودی عرب کے دورے کے دوران انہوں نے ولی عہد محمد بن سلمان سے دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت کی۔ مئی میں وزیر اعظم نے ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا 4 روزہ ملکی دورہ کیا، جہاں انہوں نے خطے کے امن، تجارت، توانائی اور سیکورٹی جیسے اہم امور پر رہنماؤں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ آذربائیجان میں توانائی اور دفاعی تعاون، جبکہ تاجکستان میں ماحولیات اور بین الاقوامی تعاون کے موضوعات پر زور دیا۔ اگست اور ستمبر میں چین کے دورے کے دوران وزیر اعظم نے سی پیک فیز 2 کے تحت $8.5 ارب کے سرمایہ کاری معاہدوں پر دستخط کیے اور چینی وزیر اعظم لی چیانگ سے تجارتی انفراسٹرکچر تعاون پر بات چیت کی۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتوں میں علاقائی تعاون اور سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ عالمی اقتصادی فورمز پر IMF کے سربراہ کرسٹلینا جارجیوا سے معیشت کے استحکام اور پروگرام کی پیش رفت پر بات کی گئی۔ مجموعی طور پر 2025 میں وزیر اعظم کی متعدد سرکاری دورے اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں نے پاکستان کی سفارتی اور اقتصادی پوزیشن کو مضبوط کیا اور عالمی سطح پر ملکی مفادات کو فروغ دیا۔ شہزاد حسن مرزا، NTN نیوز، اسلام آباد۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں اور احترام کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے پاک سعودی دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا اور پاکستان کی حمایت پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا اور امن کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری پر بھی زور دیا گیا۔ سعودی سفیر نے سعودی قیادت کی جانب سے وزیر اعظم کو تہنیتی پیغام پہنچایا اور تعاون بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ پاکستان نے یمن میں تشدد کی دوبارہ شدت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی امن کی کوششوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان یمن کی قومی یکجہتی، خود مختار علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کسی بھی ایک طرفہ اقدام کی سخت مخالفت کرتا ہے جو یمن میں امن و استحکام کی کوششوں کو سبوتاش کرے۔ بیان میں کہا گیا، پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے اور یمن میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کی جانے والی علاقائی بین الاقوامی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پاکستان نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ باہمی تعاون، تحمل اور سیاسی عمل کے ذریعے یمن میں دیر پا امن اور استحکام اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کرے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے اسپیکر قومی اسمبلی یاز صادق سے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی ملاقات ہوئی۔ ڈھاکہ میں خالدہ ضیاء کے جنازے کے موقع پر دونوں رہنماؤں کا مصافحہ جیسے سیاسی حلقوں میں ایک حیران کن پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار یاز صادق اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے درمیان ملاقات ڈھاکہ میں ہوئی۔ دونوں رہنما بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر خود چل کر اسپیکر قومی اسمبلی میں سردار یاز صادق کے پاس آئے اور دونوں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ مئی 2025 میں ہونے والی جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت کے اعلیٰ حکام کے درمیان پہلی غیر رسمی ملاقات تھی۔ مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان ہر قسم کی سیاسی اور سفارتی رابطے بھی منقطع ہیں۔
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया गया और पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की शमूलियत को सराहा गया। स्पीकर ने पार्लिमानी रवाबित को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रेंडशिप ग्रुप्स के क़याम की तजवीज़ दी। डॉक्टर यूनुस ने कहा कि पाकिस्तान से तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे और पाकिस्तान के किरदार को खित्ते में अमन व सलामती के लिए अहम समझते हैं। मुलाकात के दौरान आला सतह के वफद के दौरों और ताउन के मजीद मौके पर भी बात हुई। भारत की सरपरस्ती में प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है और मुल्की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज अपने शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वर्कशॉप में बलूचिस्तान की समाजी माशी तरक्की स्ट्रेटजिक अहमियत पर गौर किया गया। उन्होंने कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखता है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान के अवाम की साबित कदमी और हुब्बुल वतनी को सराहते हुए कहा बलूचिस्तान के अवाम मुहिब्बे वतन और बाहिम्मत है। भारत के हिमायत याफ्ता नासिर बलूचिस्तान में तशद्दुद को हवा देने और तरक्की के अमल को सबूताज करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर सख्त कार्रवाइयों के जरिए इन मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास मंसूबा गैर मामूली रफ्तार और आला तरीन मियार के साथ रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया, जिसके बाद अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंसूबे का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहीन चौक अंडरपास के आला मियार को सराहा। कहा मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल करने पर पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इस्लामाबाद में अब तक 15 अरब रुपए की लागत से 18 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि आइंदा साल दुगनी तादाद में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया कि इस्लामाबाद में आलमी मियार का खूबसूरत तरीन क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा, जिसके मंसूबे का बाकायदा इश्तिहार भी चलाया जाएगा। वज़ारत मजहबी उमूर के तर्जुमान के मुताबिक आज़मीन हज 2026 की लाजमी तरबियत का पहला मरहला 1 जनवरी को इस्लामाबाद से शुरू होगा। तरबियती शेड्यूल की मालूमात मोबाइल ऐप पाक हज 2026 SMS और वज़ारत मजहबी उमूर की वेबसाइट्स पर दस्तियाब है। शेड्यूल के मुताबिक 2 जनवरी को एबटाबाद, 3 जनवरी को घोटकी, ठट्टा और कोटली आज़ाद कश्मीर में तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। 4 जनवरी को मीरपुर आज़ाद कश्मीर, टंडो मोहम्मद खान और खैरपुर सिंध में, जबकि 5 जनवरी को रावला कोट आज़ाद कश्मीर, बदीन और नौशहर फैरोज़ में कैंप लगेंगे। 6 जनवरी को फतेह जंग, दादू और थरपारकर मट्ठी के गिरदोनवाह के आज़मीन तरबियत हासिल करेंगे। वज़ारत के मुताबिक ये एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुल्क भर में तहसील की सतह पर फरवरी तक मरहलावार जारी रहेंगे। आज़मीन हज को हिदायत की गई है कि वो असल शनाख्ती कार्ड और हज दरख्वास्त की कंप्यूटराइज रसीद अपने साथ लाएं और अपने शेड्यूल के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करें। और इस्लामाबाद में महकमा CTA ने 2025 में क्या खोया क्या पाया, कितने मंसूबे मुकम्मल हुए और कितने मंसूबे ताख़ीर का शिकार हुए, इस हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मिर्ज़ा की खुसूसी रिपोर्ट। साल 2025 में CDA की कारकर्दगी, आमदन तो बढ़ गई मगर सवाल बरकरार रहे। साल 2025 में CDA ने 92 अरब रुपए से जायद का बजट मंजूर किया। कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी से 17 अरब रुपए से जायद की रिकॉर्ड आमदनी हासिल हुई। ताहम माली मजबूती के बावजूद मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल न हो सके। 2025 में CDA की तवज्जो बड़े पैमाने पर ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रही, जो कि अवामी सहूलत के लिए एक अहम कदम थे, मगर बाज़ मंसूबों में तामीराती नकाइस भी सामने आए। सेक्टर I-15 में 20 साल बाद प्लॉट्स की हवालगी का आगाज किया गया, जो कि CDA की बड़ी कामयाबी करार दी गई। ताहम D13, E13, E12, C14, C15, C16 जैसे सेक्टर्स में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार रहे और कई मंसूबे ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके। साल 2025 में CDA ने बड़े पैमाने पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अतराफ 712 कनाल से जायद सरकारी जमीन वागुजार करवाई गई, मगर वो लोग जो वहाँ से बेघर हुए उनकी मुतबादिल रिहाइश के लिए CDA की जानिब से कोई वाज़ेह सहूलत नजर नहीं आई। H9, I9, F7 और F10 के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किए गए, ताहम कई इलाकों में तजावुजात का मसला मुकम्मल तौर पर खत्म न हो सका। CDA ने इस्लामाबाद में 99 हाउसिंग और एग्रो फार्मिंग स्कीमों को गैर कानूनी करार दिया। नोटिस जारी किए गए और सरमायाकारी से खबरदार किया गया, जिससे ये सवाल उठा कि माजी में इन स्कीमों को पनपने का मौका कैसे मिला। जून 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को तहलील करने का हुक्म दिया और इसके इख्तियारात मुकामी हुकूमत को मुंतकिल करने की हिदायत की। ये फैसला CDA के लिए सबसे बड़ा कानूनी और इंतजामी झटका साबित हुआ, जिसने
ادارے کے مستقبل پر سنجیدہ سوالات کھڑے کیے. پانی کی فراہمی، نکاسی آب، سڑکوں کی مرمت اور شہری سہولیات کے متعدد منصوبے منظور کیے گئے، مگر کئی علاقوں میں یہ مسائل سال بھر توجہ کا مرکز رہے. یوں تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے وی این کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رنداوا نے 2025 میں بڑے منصوبے شروع کیے اور سخت کارروائیاں کی، جن کا مقصد عوامی اور علاقائی فلاح و بہبود و ترقی تھا. مگر چند پوشیدہ وجوہات کی بنا پر اس سال طویل تاخیر، غیر قانونی اسکیمیں، تجاوزات کا تسلسل اور عدالتی بحران بھی سامنے آیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیئرمین سی ڈی اے سال 2026 میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے وی این کے مطابق وہ تمام کام جو 2025 میں ادھورے رہ گئے تھے 2026 میں مکمل کامیابی کے ساتھ کر پائیں گے. محمد علی مرزا، NTN نیوز، اسلام آباد. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN.